फिजिक्स के हर शोबे में हार्मोनिक ऑसिलेटर बुनियादी अहमियत रखता है। ऑसिलेटर से मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें तवातुर हो, यानी कि कुछ वक्त के बाद वो अपने पुरानी हालत पर वापस लौटता हो। इस यूनिट में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर गौर करेंगे और उसके बाद क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं सिंपल, हार्मोनिक और क्वांटम की वजाहत बाद में करूंगा। सबसे पहले यह सवाल उठाया जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इतना अहम क्यों है। फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, जिसके बाद इसे हल किया जाएगा। इसको हल करने के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन हल करना होगा। हम फिर ऑसिलेटर की एनर्जी मालूम करेंगे, हर की एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और फिर इसकी औसत कीमत निकालेंगे। आखिर में हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के नतायज को बेहतर तौर पर एक फिजिकल अंदाज में समझेंगे। तो लीजिए, यह एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक मास जो किसी स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है। जब इस पर कोई कुव्वत अमल नहीं करती तो यह साकिन रहता है और इस मकाम को इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। जब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर खींचा जाता है तो एक कुव्वत अमल करती है जो इसे वापस लाने की कोशिश करती है, और इस वजह से मास एक्सेलरेट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब। फिर वो आगे निकल जाता है और स्प्रिंग को दबाता है और एक्सेलरेशन दूसरी सिमत होता है। अगर कोई रगड़ ना हो तो ये इर्ताश हमेशा तक जारी रहेगा। अब मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब वाजे करता हूं। सिंपल से मुराद ये कि पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ एक्स के मुरब्बे के हिसाब से बढ़ती है। इसके आगे जो कांस्टेंट लगा हुआ है K, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगर यहां x की ताकत 2 न होती, 4 होती या कुछ और होती, तो फिर हम इसे ऑसिलेटर जरूर कह सकते थे, लेकिन यह सिंपल न होता। इस पोटेंशियल से हम अब कुल एनर्जी बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जमा करके। काइनेटिक एनर्जी ये है P का मुरब्बा बटा 2m, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x है। अब हम ओमेगा के मुरब्बे को यूं डिफाइन करते हैं K बटा m। इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसकी वजह बहुत जल्द समझ में आएगी। ओमेगा को यूं लिखने से K बन जाता है m ओमेगा स्क्वेर्ड, लिहाजा यहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की यह शक्ल बनती है। अगर यहां पर V ना होता, कोई सा और फंक्शन होता, तो हम ये जानते हैं कि टेलर्स थ्योरम की मदद से हम किसी भी फंक्शन या किसी भी पोटेंशियल फंक्शन को खोल सकते हैं किसी भी नुक्ते के अतराफ। इस नुक्ते को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन चुनेंगे और हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां से शुरू किया। मतलब ये कि उसका नुक्ता आगाज को हमने x इक्वल्स 0 रखा हुआ है। टेलर्स थ्योरम के बकौल हम इस फंक्शन को एक सीरीज में खोल सकते हैं जिसकी पहली टर्म v ऑफ 0 है, फिर दूसरी टर्म v का डेरिवेटिव लिया जाता है x इक्वल 0 के ऊपर, और अगर x छोटा हो तो बस यही 2 टर्म्स काफी हैं। लेकिन अगर x इतना भी ज्यादा छोटा ना हो तो फिर हमें अगली टर्म और फिर उसके बाद वाली टर्मों की जरूरत पड़ेगी। अब यह नोट कीजिए कि इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव kx है, और जब हम x को 0 कर देंगे तो वो डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि ये टर्म यहां से गायब हो जाएगी और बाकी टर्में रहेंगी। चलिए
एक बार हम फिर डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब ये कि v का डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो k के बराबर है। चुनाचे v ऑफ x बना v ऑफ 0 जो कि खुद सिफर है, और उसके बाद हाफ के एक्स स्क्वेर्ड, यानी कि वही चीज जो यहां पर है। इसे हम क्वाड्रेटिक पोटेंशियल कहते हैं, और क्वाड्रेटिक पोटेंशियल में ये टर्म सिफर है और आगे तमाम टर्म्स भी सिफर हैं। इसकी तस्वीरी शक्ल कुछ यूं बनती है। तो यहां पर हाफ के एक्स स्क्वेर्ड को प्लॉट किया गया है। ये देखिए कि ये एक इवन फंक्शन है, x बराबर सिफर इस जगह पर है, और अगर x को मुस्बत या मनफी कीमत रखी जाए तो इसकी कीमत नहीं बदलती। अगर कोई दूसरा पोटेंशियल होता जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक पोटेंशियल नहीं है, लेकिन जब हम इसको सिफर के अतराफ में खोलते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पोटेंशियल के बहुत नजदीक होता है, यहां तक। मतलब ये कि अगर x की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ाई जाए तो दोनों पोटेंशियल्स में फर्क न होने के बराबर होता है, लेकिन जो जो x बढ़ता है तो इन दोनों में फर्क बढ़ता जाता है, यहां भी और यहां भी। हार्मोनिक ऑसिलेटर का फिजिकल सिस्टम्स के साथ एक गहरा ताल्लुक बनता है। मसलन ये एक सालिमा है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके दो एटम हैं, एक ये और एक ये। मसलन ये अगर कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इन दो एटम्स के दरमियान कोई कुव्वत अमल करती है। ये कुव्वत इनको ज्यादा दूर नहीं होने देती और ज्यादा करीब भी नहीं, गोया कि ये एक स्प्रिंग जैसी चीज है। जब ये दो एटम एक दूसरे से दूर होते हैं तो इस एटम के ऊपर कुव्वत इस सिमत अमल करती है और इस एटम पर इस सिमत। जब ये नजदीक आ जाते हैं तो स्प्रिंग दब चुकी होती है, लिहाजा कुव्वत की सिमत यहां पर इस तरफ है और यहां पर इस तरफ। इक्विलिब्रियम की हालत में इनके दरमियान जो फासला है उसे इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अब जाहिर है कि इन दो एटमों के दरमियान जो कुव्वत अमल करती है या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी एग्जैक्टली हाफ के एक्स स्क्वेयर नहीं हो सकती। अगर हम इन दो एटमों को एक दूसरे से दूर करते चले जाएं तो ये स्प्रिंग टूट जाएगी, यानी कि ये एटम और ये एटम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। लिहाजा हाफ के एक्स स्क्वेर्ड महज एक अप्रोक्सीमेशन है। क्रिस्टल के अंदर एटम होते हैं और इनके दरमियान एक कुव्वत अमल करती है। ये कुव्वत स्प्रिंग की मानिंद है। मतलब ये कि बहुत ज्यादा इन्हें नजदीक नहीं आने दिया जाता और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, लिहाजा इन क्रिस्टल्स के अंदर इर्ताश पैदा होता है, ये वाइब्रेट करते हैं। अब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हल करेंगे और ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर रहते हुए, यानी कि न्यूटन के कानून का इस पर इतलाक किया जाएगा। तो न्यूटन का कानून ये कहता है F इक्वल्स ma d2x dt स्क्वेर्ड है, और इसलिए m d2x dt स्क्वेर्ड बराबर है मनफी के x के। अब यहां ये मनफी अलामत का सबब यह है कि जब हम इस मास को दूर खींचते हैं तो ये स्प्रिंग इसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब ये मास अंदर आ चुका होता है, यानी कि स्प्रिंग दब चुकी होती है, तो कुव्वत की सिमत दूसरी जानिब है। लिहाजा जब x मनफी होता है तो कुव्वत इस तरफ होती है, और जब x मुस्बत होता है तो कुव्वत इस तरफ होती है। आपको याद होगा कि फोर्स हम पोटेंशियल से यूं हासिल करते हैं, मतलब यह कि v का डेरिवेटिव लिया जाता है और इसके आगे ये मनफी अलामत होती है। तो अगर v की जगह पर आप
हाफ के एक्स स्क्वायर्ड लगाएं तो फोर्स बनती है मनफी के एक्स। अब चलिए हम इस इक्वेशन को हल करते हैं। इसका एक सॉल्यूशन तो यह है एक्स ऑफ टी बराबर साइन ओमेगा टी। चलिए ये हम बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। तो m और एक दफा अगर डेरिवेटिव लिया जाए d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, तो यहां से हमें मिलता है m ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी। और अगर एक बार फिर डिफरेंशिएट किया जाए तो m डी टू डी टी स्क्वायर्ड ऑफ x, जो कि ऊपर हमने हासिल किया है, तो यहां से हमें मिलता है मनफी m ओमेगा स्क्वायर्ड साइन ओमेगा टी। और दूसरी तरफ भी साइन ओमेगा टी है, मनफी के साइन ओमेगा टी। अब ये देखें कि दोनों तरफ से साइन ओमेगा टी कट जाता है और यहां से हमें मिला m ओमेगा स्क्वायर्ड बराबर k। ये वही इक्वेशन है जो यहां पर है। इस ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं कि अगर आप यहां पर देखें साइन ओमेगा टी में, तो अगर मैं टी में इजाफा करूं, टी की जगह मैं टी जमा 2 पाई बटा ओमेगा डालूं, तो देखिए कि साइन ओमेगा टी में क्या फर्क आता है। तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई बटा ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी के बराबर ही है, इसलिए कि साइन ओमेगा टी तो रहा यहां पे और यहां ओमेगा इंटू 2 पाई ओवर ओमेगा, यानी कि इसमें 2 पाई का इजाफा हुआ, जिसके माने ये कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये साइन ओमेगा टी ही बना। इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये नोट कीजिए कि अगर मैंने यहां पर कोई सा भी नंबर लगाया होता, यानी कि एक्स ऑफ टी को मैं अगर 3 साइन ऑफ ओमेगा टी लिखता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 3 इस तरफ और इस तरफ आ जाता और दोनों तरफ से ये कट जाता। लिहाजा ये सबसे जनरल सॉल्यूशन नहीं है। यहां हम साइन ओमेगा टी को किसी भी अदद के साथ ज़र्ब दे सकते हैं। अलावा इसके अगर साइन की बजाय कोसाइन डाला जाता, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि एक्स ऑफ टी बराबर कोसाइन ओमेगा टी भी इस इक्वेशन को हल करता है। लिहाजा इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये बना। यहां पर ए और बी कोई से भी आदाद हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इनका तायुन इनिशियल कंडीशन से होता है। तो मसलन मैंने अगर टी को 0 कर दिया तो एक्स ऑफ 0 बनेगा बी, गोया कि इसकी इनिशियल पोजीशन, इब्तदाई पोजीशन बी होगी। अब चलिए इस सॉल्यूशन को लेते हुए हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे, जो कि हाफ एम वी स्क्वायर्ड के बराबर है और वी डी एक्स बाई डी टी है। इसका डी एक्स बाई डी टी लेने से हमें मिलता है ओमेगा कोसाइन ओमेगा टी। लिहाजा काइनेटिक एनर्जी हमें यहां पर मिली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर्ड कोसाइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी। इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर्ड है। एक्स को अब यहां से डालें तो यहां पर साइन स्क्वायर्ड ओमेगा टी बनता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों वक्त के हिसाब से बदलते हैं। तो यह देख लीजिए कि अगर शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 थी, गोया के कोसाइन 0 था, तो उस वक्त साइन 1 के बराबर होता है। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर्ड थी।
अब दोनों की जमा लें तो ये बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वेर्ड कोसाइन का मुरब्बा और यहां पर साइन का मुरब्बा, लेकिन इनकी जमा इसके बराबर है हाफ एम ओमेगा स्क्वेर्ड, और ये वक्त से आजाद है। मतलब ये कि इसका वक्त के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं, ये मुस्तकिल कीमत रखता है। गोया कि जो कुल एनर्जी है वो नहीं बदलती। कभी ये एनर्जी मुकम्मल काइनेटिक होती है और कभी मुकम्मल पोटेंशियल, और कभी आधी एनर्जी काइनेटिक होती है और आधी पोटेंशियल वगैरह। आपके लिए ये दो सवाल। सबसे पहले ये साबित करें कि जो औसत हरकी तवानाई है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी कभी बढ़ती है कभी घटती है, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी कभी घटती है और कभी बढ़ती है, लेकिन इसका एवरेज और इसका एवरेज बराबर होने चाहिए, हैं बल्कि। और इसमें ये याद रखें कि साइन का अगरचे औसत सिफर है, लेकिन साइन के मुरब्बे का सिफर नहीं है, निस्फ है। इसके बाद यह सवाल कि अगर किसी ऑसिलेटर की कुल एनर्जी ई के बराबर हो तो वो दो नुक्ते मालूम करें जहां पर ये साकिन होता है। इनको टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। अब हम अपनी तवज्जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ मरकूज करेंगे, और ये क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। मतलब ये कि ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है और ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्वाड्रेटिक। तो यहां एक्स की ताकत 2 है। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं तो पी की जगह पर पी ऑपरेटर आता है। तो जो हैमिल्टोनियन यहां पर है, क्लासिकल हैमिल्टोनियन है, जो यहां पर है वो क्वांटम हैमिल्टोनियन है। और याद रहे कि मोमेंटम ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में h/i d/dx है। तो चलिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लेते हैं जो h psi बराबर e psi के है, और यहां अब p की जगह पर हमने h/i d/dx लगाया, तो हैमिल्टोनियन की शक्ल ये बनी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर जमा पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं है एक्स रिप्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना चाहेंगे। हल करने का मतलब ये कि साई और ई दोनों मालूम करने हैं। साई आइगन फंक्शन है जबकि ई आइगन वैल्यू है। तो चलिए इसको पहले एक बेहतर सादा शक्ल दी जाए जो कि ये है। यहां मैंने साई डबल प्राइम लिखा है, जिसका मतलब है कि साई के 2 डेरिवेटिव्स लिए जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको कुछ बेहतर शक्ल देंगे, तो 2m/h² से तकसीम करें तो यहां पर सिर्फ 1 रह जाएगा। यहां पर m² ω²/h², इसलिए कि हम h²/2m से तकसीम कर रहे हैं, और यहां e की जगह पर 2m/h² आएगा। अब इस इक्वेशन को हमें हल करना है, लेकिन एक शर्त के तहत। वो शर्त यह है कि वेव फंक्शन को सिफर की तरफ जाना होगा जैसे जैसे x की कीमत बढ़ती जाएगी। और इसकी वजह यह है कि ये मास जो ऑसिलेट करता है बहुत ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता और बहुत ज्यादा करीब नहीं आ सकता, और इसलिए साई ऑफ एक्स को सिफर होना पड़ेगा। याद रहे कि साई का मुरब्बा ज़र्ब dx प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये ऑसिलेटर x और x+dx के दरमियान हो, लिहाजा इंफिनिटी पर साई को 0 होना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इस पर गौर करते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आखिर कैसे हल किया जाए।
डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में एक हकीकत यह है कि अगर आपने किसी भी तरह से उसका कोई सॉल्यूशन निकाला तो वो सॉल्यूशन दुरुस्त होता है। खा आपने इस तरीके से किया या उस तरीके से, तो सबसे आसान तो ये है कि हम पहले ये कोशिश करें कि कोई मुनासिब किस्म का सॉल्यूशन गैस किया जाए। तो इसको आप एक गैस, एक तुक्का समझ सकते हैं। यहां अल्फा कोई अदद है जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं, लेकिन जो हम मालूम करना चाहेंगे। अगर ये इस इक्वेशन को हल कर लेता है और अल्फा की कोई कीमत निकल आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक है। तो चलिए हम साई का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जाहिर है कि ये बनता है, जब आप हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे मनफी अल्फा एक्स बनता है, जो इधर सामने आ गया। इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो हमें अल्फा एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा, जिससे सिर्फ मनफी अल्फा बनेगा और ये e टू द माइनस हाफ अल्फा एक्स स्क्वायर्ड वैसे ही बाहर निकल आएगा। लेकिन इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, तो यहां अल्फा एक्स का मुरब्बा आएगा। अब ये डालें इसके अंदर और इसकी शक्ल फिर ये निकल आती है। अब यहां मैंने इन सब को इकट्ठे किया हुआ है और ये ई बाहर निकल आया। बाहर निकल आया इसका मतलब ये कि हम इसको यहां से गायब कर सकते हैं और सिर्फ इसको सिफर करना काफी होगा। अब यहां से ये वाजे हो गया कि अल्फा स्क्वायर्ड इसके बराबर है। ये देखें कि ये और ये बराबर हैं और दूसरी तरफ अल्फा बराबर है 2m बटा h बार स्क्वायर्ड e। इधर से हमें e का पता चलता है h बार स्क्वायर्ड बटा 2m अल्फा, जबकि यहां से हमने अल्फा पता किया m ओमेगा बटा h बार, तो वो यहां पर डालें। इससे फिर e की कीमत निकल आई हाफ h बार ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकली। ये एक बहुत ही अहम नतीजा है कि वेव फंक्शन की शक्ल ये है और एनर्जी ये निकल आई। अल्फा जानने में हम कामयाब हुए। अल्फा की कीमत ये आपके सामने मौजूद है। जो सॉल्यूशन हमने इस तरीके से मालूम किया है उसकी एनर्जी ये है हाफ h बार ओमेगा, लेकिन इसके अलावा और भी एनर्जीज मुमकिन हैं। ये कम से कम एनर्जी है, इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। अब चलिए हम दूसरी स्टेट्स की तरफ चलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स, वो स्टेट्स जिनकी एनर्जी हाफ h बार ओमेगा से ज्यादा है। इक्वेशन तो वही है जो मैंने पहले लिखी थी और हमने ये सॉल्यूशन मालूम किया था। अब चलिए हम ये फर्ज करने की बजाय इसको x से ज़र्ब देते हैं। तो साई 1 को अगर इसमें डाला जाए तो दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, बशर्ते के E1 की कीमत ये हो। इसको जरूर चेक कीजिएगा। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के अनगिनत दूसरे सॉल्यूशंस भी हैं। तो साई 1 के बाद साई 2 आता है जिसकी एनर्जी ये है, फिर साई 3, फिर साई 4 वगैरह वगैरह। और अगर हम एनर्जीज का हिसाब लगाएं तो एनर्जी इस फॉर्मूले के तहत बढ़ती है, En इज n प्लस हाफ h बार ओमेगा। अब हमने तो सिर्फ ये चेक किया था कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को हल करता है और इसी तरह से आपने ये चेक किया और ये भी चेक हो जाएगा, ये सारे चेक हो जाएंगे। मगर इन तक कैसे पहुंचा जाए, इसका एक बाकायदा तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशंस के मजमून में, जो फ्रोबेनियस मेथड कहलाता है और जिससे फिर कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
बहरहाल हमारे लिए फिजिक्स के एतबार से ज्यादा जरूरी यह है कि इन सॉल्यूशंस को पहले समझा जाए। इस गर्ज से चलिए हम इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करते हैं। तो साई जीरो की शक्ल ये बनती है, मनफी इन्फिनिटी पर ये सिफर है, मुस्बत इन्फिनिटी पर ये सिफर है, दरमियान में इसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है, जिसका मतलब ये कि ये जर्रा या ये पार्टिकल ज्यादातर बीच में पाया जाता है। साई वन फर्स्ट एक्साइटेड वेव फंक्शन है, यानी कि इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से h बार ओमेगा ज्यादा है। इसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्राउंड स्टेट एक इवन फंक्शन है, मतलब यह कि दोनों साइड्स पर इसकी कीमत बराबर है, जबकि यहां पर एक साइड पर मुस्बत है तो दूसरी साइड पर मनफी है। हम ये कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की पैरिटी पॉजिटिव है, जबकि इसके बाद वाले वेव फंक्शन की पैरिटी नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सिलसिला चलता चला जाता है। प्रोबेबिलिटी के हवाले से ये देखें कि इस जिस्म का बीच में होने का इम्कान सबसे ज्यादा है, जबकि इस वेव फंक्शन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो इम्कान सिफर है, यानी कि ये जिस्म, ये पार्टिकल कभी ठीक x = 0 पर नहीं पाया जाएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर की पहचान यह है कि एनर्जी या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है या ये या ये या ये, दरमियान में कोई एनर्जी मुमकिन नहीं है। इसके बरक्स एक क्लासिकल जर्रे की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, मगर क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ मखसूस कीमतें मुमकिन हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल या क्रिस्टल में आपको ये दिखाई दिया कि उधर एनर्जीज में बराबर बराबर का फासला है, तो उसका मतलब यह कि वहां पर कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर जरूर मौजूद होगा। अब चलिए हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और क्वांटम प्रोबेबिलिटी का मवाजना करते हैं। एक क्लासिकल जिस्म जिसकी एक मखसूस एनर्जी है, ज्यादा से ज्यादा एक हद तक दूर जा सकता है और फिर उसे वापस आना पड़ता है। वो कभी इन दो हुदूद से तजावुज नहीं कर सकता। उन हुदूद को हमने टर्निंग पॉइंट्स का नाम दिया था। तो यहां पर देखें, ये एक टर्निंग पॉइंट है और ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। तो इन दो के दरमियान एक क्लासिकल ऑसिलेटर कैद रहता है। इसके बरक्स एक क्वांटम ऑसिलेटर दूर चला जा सकता है, तो वो यहां पर हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है उतने ही प्रोबेबिलिटी के साथ। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी है, ये जो दिखाई देती है, जबकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ये प्रोबेबिलिटी है। n = 2 के लिए ये है, वगैरह वगैरह। जहां पर एक नोड आता है वहां पर उस जिस्म का होना नामुमकिन है। अब जैसे जैसे हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को ज्यादा एनर्जी देते हैं, यानी कि ज्यादा एक्साइट करते हैं, तो उसके अंदर नोड्स ज्यादा आते जाते हैं। तो n = 10 पर यहां 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 इन जगहों पर नोड्स हैं। और अगर आप ये नोट करें, ये अब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के नजदीक पहुंच रहा है। याद रहे कि एक क्लासिकल ऑसिलेटर टर्निंग पॉइंट्स के नजदीक ज्यादा पाया जाता है, इसलिए कि वहां पर उसकी स्पीड कम होती है। अब हमें क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे पहले एक जरूरी इंटीग्रल, किसी भी कैलकुलस की किताब में इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। इससे हम दूसरे इंटीग्रल्स भी हासिल कर सकते हैं। ये तो खैर वाज़े है कि x के साथ अगर आपने इसको ज़र्ब दिया तो ये सिफर होगा, इसलिए कि ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन को
जब बराबर के लिमिट्स के दरमियान इंटीग्रेट किया जाता है तो उसका अंजाम फिर सिफर होता है। x हो या x क्यूब्ड हो या x टू द 5 हो, इन सब के लिए ये सिफर होगा। लेकिन अगर x का मुरब्बा हो तो यहां से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए बस दोनों साइड्स को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। बहरहाल ये याद रखेगा, और खैर ये याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि ये ऑड फंक्शन है। x की अगर 4 ताकत हो तो फिर आप इधर से इधर पहुंच सकते हैं। बहरहाल ये नोट करके आप रखें या याद करें। अब चलिए हम ऑसिलेटर वेव फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से कबल हमें ये चेक करना होगा आया कि ये नॉर्मलाइज्ड हैं कि नहीं। जिसका मतलब ये कि अगर इसका मुरब्बा लिया जाए और इसको इंटीग्रेट किया जाए मनफी इन्फिनिटी से मुस्बत इन्फिनिटी तक, तो क्या ये जवाब 1 के बराबर है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। अब ये इंटीग्रल तो आप जान चुके हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई बटा अल्फा, तो वाजे है कि इसका मुरब्बा फिर 1 पर इंटीग्रेट नहीं होगा, मगर इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर आप अल्फा बटा पाई ताकत 1/4 से इसको ज़र्ब दें, तो अब अगर आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करें इसका मुरब्बा लेने के बाद, तो फिर ये सही तौर पर नॉर्मलाइज्ड होगा। इसकी शक्ल तो खैर गाउसियन की है। ये देख लीजिए कि ये ऊपर बढ़ता है और फिर घटता है और दोनों तरफ बराबर है, यानी कि पॉजिटिव पैरिटी का है। अब हम x की औसत कीमत मालूम करेंगे। x उस जिस्म की पोजीशन है, और कभी वो जिस्म इस तरफ होता है और कभी इस तरफ होता है, और दोनों तरफ होने का इम्कान चूंकि बराबर है, इसलिए x की एवरेज वैल्यू 0 होगी। मगर x का मुरब्बा अगर लिया जाए तो ये इवन फंक्शन है, और x के मुरब्बे की एवरेज वैल्यू अब 1/2 अल्फा होगी। तो जो इंटीग्रल मैंने पिछली स्लाइड पर आपको दिखाया था उससे आप चेक करें कि एवरेज ऑफ x स्क्वायर्ड इज 1/2 अल्फा। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो एवरेज ऑफ x स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट बनता है 1/√2 अल्फा। अब चलिए अब हम एवरेज मोमेंटम मालूम करते हैं। एवरेज मोमेंटम का मतलब यह कि साई और साई के दरमियान में मोमेंटम ऑपरेटर डालना है। मोमेंटम ऑपरेटर h/i/d/dx है। एक दफा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x नीचे उतर आएगा, गोया कि वही इंटीग्रल जो यहां पर है सो यहां पर होगा, और उसकी कीमत 0 है क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है। अब ये बात भी बहुत माकूल है, इसलिए कि कभी ये जिस्म इस तरफ जाता है और कभी ये इस तरफ जाता है, और इसलिए इसका एवरेज मोमेंटम 0 होगा। लेकिन इसके मुरब्बे का एवरेज 0 नहीं होगा, और अगर आप 2 दफा साई 0 को डिफरेंशिएट करें, यानी कि h/i/d/dx स्क्वेयर्ड डालें, तो उससे फिर h²/2 अल्फा बनता है, और इसका स्क्वायर रूट फिर ये है। अब इसको हम अनसर्टेनिटी इन x कहेंगे, और इसको अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी का लफ्ज मौजू इसलिए है कि हम ये यकीनी तौर पे नहीं कह सकते कि ये जिस्म यहां पे है कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे। इसमें एक गैर यकीनियत आ चुकी है, और यही बात हम मोमेंटम के मुरब्बे के बारे में कह सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ें तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक शक्ल हमारे सामने आई। इसको आप डेल्टा एक्स कह सकते हैं और ये डेल्टा पी।
अगर आपने यहां पर psi 0 न डाला होता, psi 1 डाला होता, तो यहां पर आपको h⁻/2 नहीं मिलता, इससे एक बड़ी क्वांटिटी मिलती। अब हम एनर्जीज का हिसाब लगाएंगे। जाहिर है कि हर स्टेट के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ होगी, तो चलिए हम एक स्टेट का इंतखाब करते हैं, ग्राउंड स्टेट का। ग्राउंड स्टेट ये है और इसकी एनर्जी ½ h⁻ω है। हमने ये साबित किया था कि x के मुरब्बे की औसत कीमत 1/2 अल्फा है और इसके मोमेंटम के मुरब्बे का ये है। तो चलिए अब हम एनर्जी का हिसाब लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m है, ये हम जान चुके हैं, एवरेज ऑफ p² जो कि h⁻² 2 अल्फा है। इसको 2m से तकसीम करें, अल्फा की कीमत डालें, अल्फा जो कि mω/h है, तो इससे 1/4 h⁻ω निकला। चलिए अब हम यही चीज पोटेंशियल एनर्जी के लिए करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में हमें x² का औसत निकालना होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं 1/2 अल्फा। अल्फा की कीमत अगर डाली जाए तो ½ अल्फा ये बना, यहां पर इन दोनों को ज़रब दीजिए तो वही चीज निकली, 1/4 h⁻ω। इससे यह साबित हुआ कि एक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हैं, कम से कम ग्राउंड स्टेट में। वैसे ये बात तो हर स्टेट के ऊपर सादिक आती है। ये बिल्कुल वही चीज है जो आपने क्लासिकल ऑसिलेटर के लिए देखी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सवाल जरूर हल किया होगा। अब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में कुछ सवाल जो आपको हल करने चाहिए। यहां पर पहली एक्साइटेड स्टेट लीजिए, psi 1। ये नॉर्मलाइज नहीं है, जिसका मतलब यह कि आपको किसी ऐसे नंबर से इसको ज़रब देना है ताकि psi 1² इंटीग्रेटेड फ्रॉम -∞ टू +∞ 1 के बराबर हो जाए। फिर इस psi 1 को प्लॉट कीजिए। इसकी शक्ल तो आपने देखी हुई है पहले, लेकिन एक बार ग्राफ पेपर पर इसे प्लॉट करके देखें, जिसके बाद एवरेज ऑफ x, एवरेज ऑफ x², एवरेज ऑफ p, एवरेज ऑफ p², ये सारे कैलकुलेट आप कर सकेंगे और फिर इसकी औसत काइनेटिक एनर्जी और औसत पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। अगर दोनों एवरेजेस बराबर निकलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सवाल सही हल किया। बस एक आखिरी बात, मैंने इस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर बहुत ज्यादा जोर दिया। सिंपल से मतलब यह कि एक क्वाड्रेटिक पोटेंशियल है, जैसा कि यहां पर आप देखते हैं ½ kx²। लेकिन असल में पोटेंशियल्स की शक्ल इससे मुख्तलिफ हो सकती है। और हां, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट के अतराफ में फर्क है वो बहुत मामूली होता है, और जो एनर्जी लेवल्स हैं, मसलन ये और ये, वही हैं जो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैं। मगर जैसे जैसे फासला बढ़ता है तो हार्मोनिक ऑसिलेटर से ये पोटेंशियल तजावुज करता है और एनर्जी लेवल्स भी तजावुज करती हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को असर नौ हल करने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा हमें इसके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एक आखिरी बात नोट कर लीजिए, अगर इन दो एटम्स के दरमियान पोटेंशियल मोर्स पोटेंशियल की शक्ल का हो, मतलब ये कि एक हद के बाद ये बढ़ना छोड़ दे, जिसका मतलब ये कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए या फोर्स 0 हो जाए, तो फिर अगर इसको काफ़ी एनर्जी दी जाए, जिसे डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, तो फिर ये दो एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।